अहम चुनाव प्रभारी इन चुनावों की प्रभार इनको भी दिया गया है, तो उस सब पे चर्चा करेंगे तरुण चुग जी के संग। पंजाब में भी चुनाव जो है आने वाले हैं 2027 में, बीजेपी की इस बार क्या रणनीति है। बीजेपी क्योंकि पंजाब में अब तक कमजोर रही है, मगर हम देख रहे हैं हर साल उनका ग्राफ उठ रहा है, तो इस सब पे क्या रणनीति कामयाब आई है, इस पे चर्चा करेंगे। मनोज, मैं मंच आपके हवाले करता हूं। मनोज मनु, एग्जीक्यूटिव एडिटर ITV, विल बी टेकिंग दिस सेशन फॉरवर्ड एज वेल। शुक्रिया उदय। तरुण चुग जी मेरे सामने में हैं और छोटा सा परिचय मैं करा देना चाहता हूं। संघ परिवार की पृष्ठभूमि से आते हैं। तरुण जी के दादाजी, तरुण जी के पिताजी भी संघ से जुड़े रहे हैं और 7 साल की उम्र थी तरुण जी की। शक्ति नगर में जो टंकी वाला पार्क है, उस पार्क में 7 साल की उम्र से संघ की शाखाओं में जाना शुरू किया तरुण जी ने, और वहां से लगातार जो लगाव है संघ और बीजेपी में वो बढ़ता चला गया। आगे बढ़े, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में पहुंचे। 1989 में अमृतसर से बीजेपी के पोलिंग बूथ एजेंट बने। उसके बाद फिर बीजेपी में शामिल हुए। पंजाब के युवा जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त थे वहां पहुंचे। उसके बाद पंजाब सरकार में अकाली और बीजेपी की सरकार थे, मंत्री बने और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। यानी कि सोचिए 7 साल की उम्र, संघ की शाखा और वहां से लेके यहां तक का सफर यूं ही कोई बड़ा नहीं हो जाता। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है और इसीलिए आज इस मंच तक पहुंचे। तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत रिसर्च की आपने हम पे। आप रिसर्च करने लायक व्यक्ति हैं, इसलिए की पुरानी यादें दिला दी आपने। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के युवा जुझारू व्यक्तित्व हैं आप। सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्योंकि बीजेपी की जो SIR की टीम है उसको आप लीड कर रहे हैं, बड़े संकेत देखे हैं। SIR मुझे लगता है थोड़ी सी पुरानी बात हो गई, बहुत हंगामा हो गया, बिहार में इतना विरोध हुआ, विपक्ष ने कई तरह के सवाल उठाए, बिहार में बीजेपी की सरकार उसके बाद भी बन गई। अब बंगाल को लेकर हंगामा होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देश में इलेक्टोरल रिफॉर्म जरूरी है, होने चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो चीजें नहीं हो पाई जो अब होने जा रही है। ऐसा है कि SIR एक वोटर शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जो देश में आजादी से लेकर पहली तो 52 में हुई और 8 बार हो चुकी है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब के समय में शुरू हुई थी 7वीं बार और अपना अगली जो UPA की सरकार आई सरदार मनमोहन सिंह जी की, उन्होंने इसको पूरा किया जी। अभी ये प्रक्रिया हमारे कार्यकाल में शुरू हुई है और चुनाव आयोग, क्योंकि भारत का चुनाव आयोग विश्व में बहुत प्रतिष्ठित चुनाव आयोग है और वोटर शुद्धिकरण लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। और SIR 20 साल बाद मौका मिला है और अगले 20 साल बाद मिलेगा, कब मिलेगा, लेकिन घुसपैठिया वोटर हो, मृत हो या फर्जी हो, तीनों कटने चाहिए। और हमारी तो स्पष्ट नीति है, हम कई वर्षों से कहते आए हैं कि डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। जो भारत का नागरिक नहीं, वो कैसे भारत के नेतृत्व चुनने के सिस्टम में आ सकता है, वो कैसे मतदान में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो कैसे प्रदेश का या देश का नेता चुनने के लिए एक वोटर बन सकता है। इसलिए मैं समझता हूं वोटर शुद्धिकरण बहुत जरूरी है और वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है, ये लोकतंत्र के लिए अमृत जैसे है। नहीं, लेकिन जो SIR है सर, और विपक्ष को आपने जो दे रखा है दर्द, ये जो सर दर्द है तो दवा भी तो दे दीजिए। ऐसा कि दोहरा चेहरा है विपक्ष का।
देश के अंदर अभी लगभग 5 लाख बूथों पर SIR हो रहा है। और अब अभी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाइए, आपका एक बड़ा चैनल है इंडिया न्यूज, एक बड़ा नाम है, प्रतिष्ठित नाम है। आप इंडिया न्यूज के किसी एंकर को कहिए अभी लाइव चलाए यहां पर, चुनाव आयोग का वेबसाइट खोलिए, तो अभी SIR में 5 लाख बूथों पर 12 लाख BLA यानी बूथ लेवल एजेंट सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने रजिस्टर्ड किए हैं। जी, एक पार्टी एक एजेंट नियुक्त कर सकती, यानी भारतीय जनता पार्टी ने 5 लाख नियुक्त किए हैं, तो 7 लाख किसने नियुक्त किए हैं? कुल 12 लाख नियुक्त हुए हैं। ये 7 लाख कांग्रेस और UPA के समर्थक दलों ने नियुक्त किए। एक तरफ तो आप उस प्रक्रिया में शामिल हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां BLA 1 भी बना रहे हैं, BLA 2 भी बना रहे हैं, और आपके BLA 1 और BLA 2 जमीन पर जाकर BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर के साथ घूम भी रहे हैं, और दूसरी तरफ आप शोर डाल रहे हैं। ये खुद कांग्रेस नेतृत्व को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इस समय कांग्रेस का नेतृत्व नसुकिये लोगों के हाथ में है, अच्छा, नालायक लोगों के हाथ में है, जो भ्रम पैदा कर रहे हैं, हर चीज पर भ्रम। अभी आपका कार्यक्रम चल रहा था, मेरे को अभी नीचे एक पत्रकार मिले, उन्होंने कहा कि देश के विपक्ष के नेता बाहर जाकर किसी आज के दिन ही किसी विदेशी कंपनी के वहां पर कह रहे हैं कि भारत बहुत पिछड़ चुका है, अर्थव्यवस्था में पिछड़ चुका है, इंडस्ट्री में पिछड़ चुका है। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि ये उनकी मानसिक दिवालियापन है कि उन्होंने इटली का चश्मा लगा रखा है, या उन्होंने किसी विदेशी एजेंसी से भारत के खिलाफ चुनाव प्रचार करने की, भारत के खिलाफ प्रचार करने की सुपारी ले रखी है। आप सोचिए, आंकड़े बोल रहे हैं कि आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बना है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और तीसरी बनने जा रहे हैं। हमारी विकास दर 8% के आसपास है और दुनिया के बाकी देशों की 2% से कम है। और राहुल गांधी जी के चश्मे का नंबर बदल गया है, या वो इटली का चश्मा लगा रहे हैं, या किसी विदेशी सुपारी लेकर भारत के खिलाफ, क्योंकि ये कोई एक बार नहीं है, लगातार है। आप उसे सिर दर्द कहिए, लेकिन वो मैं तो उसे एक विदेशी टूल किट का हिस्सा मानता हूं कि आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मध्य ऑपरेशन सिंदूर होता है, भारत ऑपरेशन सिंदूर लागू करता है। तो भारत का विपक्ष का नेता पाकिस्तान की ऑफिशियल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसका कॉपी पेस्ट करके भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। आप कल्पना करिए कि पाकिस्तान ट्यून बजा रहा है और राहुल गांधी भारत के अंदर नागिन डांस कर रहे हैं। क्या हो रहा है? इसलिए मैंने कहा कि दोहरा मापदंड है, कंफ्यूज्ड लीडरशिप है, नुसिखिया लीडरशिप है, नालायक लीडरशिप है। मुझे तो तरुण जी लगता है कि बीजेपी बीन बजा रही है और विपक्ष की समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जितने भी राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होते हैं विपक्ष का एजेंडा भी लगता है कि बीजेपी तय कर देती है। मूल जो बिहार के मुद्दे हैं उनको विपक्ष भूल गया और SIR के पीछे लगा रहा, जबकि जनता में वो पकड़ ही नहीं पाए। ऐसा है कि विपक्ष इस समय विपक्ष नहीं है, यहां बहुत एजुकेटेड लोग बैठे हैं। आज विपक्ष का मतलब है वंशवादी भ्रष्टाचारी युवराज व युवरानियों का टोला। अच्छा, जिनके पास जमीन का कोई तजुर्बा नहीं है, जिनकी कोई पॉलिटिक्स नहीं है, एक ही पॉलिटिक्स है किसी तरह लूट का माल जो सत्ता की मलाई है उसे कैसे बचाएं और किस तरह सत्ता में पहुंचे। इनमें से बताइए कौन देश के अंदर को बड़े आंदोलन में जुड़ा है, देश के अंदर कोई बड़ी सामाजिक लहर के साथ जुड़ा नहीं, है? वही आरोप तो विपक्ष लगा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि साहब महात्मा गांधी का इस देश की आजादी में बड़ा रोल है, मनरेगा का नाम महात्मा गांधी की योजना पर था, आपने उसका नाम भी बदल दिया, जी राम जी कर दिया।
ऐसे मैं महात्मा गांधी जी तो बाद में आता हूं, लेकिन मेरी पहली बात आपने काट दी। मैं आपसे पूछता हूं जी। मैं एक तरह से शुरू करता हूं, स्टालिन, राहुल गांधी, ममता, पूरी एक लंबी लिस्ट लगा दीजिए, अखिलेश जी, तेजस्वी जी, क्या रोल है इनका? क्यों आना चाहते हैं सत्ता में? इनका एजेंडा क्या है? इनको भी मालूम नहीं है। और ये कोई जॉर्ज सोरस जैसा विदेशी टूल किट बनाता है, ये उस टूल किट का हिस्सा बन के काम में लग जाते हैं। और एक ही काम है, जहां भारत का गौरव दिखे उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दो। आज अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये कहूं, राहुल गांधी भारत के खलनायक की भूमिका विश्व मंच पर चला रहे हैं, भारत के खलनायक की भूमिका। जबकि राजनीति में विरोध भी होता है। मैंने तो वो दिन देखे हैं कि जिनेवा में भारत के ऊपर संकट है तो देश के विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता के द्वारा, जो कि नरसिम्हा राव चला रहे थे, देश के शिष्टमंडल का नेतृत्व करते हैं और विदेश मंत्री उनके सहायक रहते हैं। देश की बात विदेश में जाना है तो भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी है जो अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता देती है, जो जनेवा में जाकर भारत का स्टैंड रखता है। ये भारत का स्टैंड है, सरकार कहां से आती है इसमें? और आप आज विपक्ष का नेता ऐसा है कि जो भारत के खिलाफ प्रचार अभियान का खलनायक है। नहीं, आप उन्हें खलनायक कह रहे हैं, पर वो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, इसी देश के एक राज्य के पोखर में छलांग लगाकर कूद जाते हैं। अभी बिहार में उन्होंने छलांग लगाई थी, मखाने की खेती भी तलाशने की कोशिश की थी। ये बात है कि राजनीति की खेती उनकी नहीं लहला पाई। ऐसा है कि कोई ट्रेडमिल पर घंटों वॉक करे जी, और मीटर तो घूमेगा, ट्रेडमिल का मीटर तो घूमेगा, लेकिन व्यक्ति वहीं खड़ा मिलता है। वही स्थिति है राहुल गांधी हो सकता है वो अपना वजन घटाने के लिए दौड़ रहा। राहुल गांधी की वही स्थिति है। भारत जोड़ो यात्रा एक ट्रेडमिल वॉक है, क्योंकि यहां तो आप पूज्य महात्मा गांधी जी की तरह यात्रा करिए, जाइए ना जनता के बीच में। यहां आप श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी की तरह यात्रा करिए, जाइए जनता के बीच में। या प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह यात्रा करिए, जाइए जनता के बीच में। आप जनता से मिले, जनता से समझें। आप अपने 100 लोगों के साथ सिक्योरिटी की गाड़ियों के मध्य बड़े बड़े कैमरों के साथ सड़क से निकल रहे हैं तो सड़क नाप रहे हैं, तो ट्रेडमिल वॉक है, वो जनसंपर्क नहीं है। तो अब इनको चला रही हैं आजकल कंपनियां बताती हैं यहां गोता लगाइए, हम कैमरा ऐसे फिट रखेंगे। तब कंपनियों के तो छलांग लगा दी उन्होंने पोखर में। ऐसा है कि ये नेता नहीं है और अभिनेता भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। असल में कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी है, एक जुंडली बनी हुई है, जिन्हें भारत की विजय से, भारत की तरक्की से, भारत के जयघोष से हेट है, तकलीफ होती है। एक बात पूछना चाहता हूं, चूंकि बिहार आप जीत चुके हैं और अब बंगाल की बारी, तो बंगाल को लेकर, क्योंकि वहां पर पिछली बार जो चुनाव हुआ था वो मां, माटी और मानुष टीएमसी का एक नारा था, इस बार बीजेपी का क्या नारा होगा? ऐसा कि मां, मानुष और माटी, आज तीनों खून से लथपथ है। आज बंगाल के अंदर ज्यादा मानसिकता ममता की निर्ममता वाली सरकार के ऊपर हैवी है। अगर मैं इसको इस ढंग से कहूं कि आज ममता बनर्जी बंगाल के अंदर मॉडर्न जिन्ना की तरह काम कर रही है। किसी को भूल गया हो, लेकिन 14 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे नहीं भूल सकते। विभाजन विभीषिका 14 अगस्त 1947 नहीं भूल सकते। और आज जो बंगाल में हो रहा है वो वही डायरेक्ट एक्शन डे है। तो क्या बीजेपी के सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया गया कि ममता की तुलना हिटलर से की गई, आधा फोटो, आधा चेहरा ममता का और आधा चेहरा हिटलर का, वो सही था? आप हिटलर कहिए, जिन्ना कहिए, लेकिन आज
टीएमसी मुस्लिम लीग का नया अवतार है और ममता बनर्जी मॉडर्न जिन्ना बनकर जिहादी मानसिकता से वहां मां, मानुस और माटी तीनों खून से लथपथ है। आप देखिए, बेटियों के ऊपर दरिंदगी, महिला अत्याचार की कैपिटल आज बंगाल बन गया, और महिला अत्याचार की कैपिटल और मानुस और बाबरी मस्जिद। साहब देखिए, हाँ, मैं हैरान हूं। याद दिला दिया मैंने आपको, टीएमसी भूल गए के थे आप, विधायक हो। भूल गए थे, मैंने याद दिला दिया। मैं कुछ याद रखने नहीं आया हूं, पर ऐसी चीजें याद करना भी नहीं चाहता। जी, बाबर जाबर, गुरु नानक साहब ने कहा, दार्शनिक थे, प्रथम गुरु, जिसने अत्याचार की श्रृंखला भारत में चलाई, भारत के सनातन के मंदिरों को, संस्कृति को ध्वस्त करने का काम किया। उस अत्याचारी बाबर की बर्बरता को याद करने के लिए और भारत के नागरिकों को उसके अत्याचार याद कराने के लिए टीएमसी के ममता बनर्जी के विधायक बाबरी मस्जिद बना रहे। अरे साहब, मस्जिद बनाइए, कौन रोक रहा है? देश में लाखों मस्जिदें हैं, लेकिन कोई अत्याचारी हमलावर, विदेशी हमलावर के नाम पर मस्जिद बनाएगा और ममता जी आप ताली बजाएंगी, देश करारा जवाब भी देगा। और मुझे लगता है बंगाल चुनाव का ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। तरुण जी, चूंकि आपकी बहुत व्यस्तता है और कई राज्यों की जिम्मेदारी है, पार्टी के संगठन की बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है। बीजेपी तो वैसे भी किसी को घर नहीं बैठने देती, 24 घंटे काम पर लगाए रखती है। ये खूबसूरती है पार्टी की भी, और निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए एक अच्छी बात है। लेकिन बहुत व्यस्त समय में शांत होने के लिए, अपने आप को ठंडक देने के लिए क्या करते हैं? कोई फिल्म वगैरह देखते हैं, योगा करते हैं, गुनगुनाते हैं, गाते हैं? भगवान ने गाने वाला गला दिया नहीं जी। फिल्म देखते हैं। धुरंधर देखिए? देखेंगे। कैसी, क्या रिव्यू क्या आ रहे हैं? मेरे परिवार के बच्चे देखने गए, मैंने भी जाना था। हाँ, लेकिन ये जब घोषणा हुई नितिन नवीन जी की, मैं नहीं जा पाया। लेकिन भारत के वीर किस तरह देश के लिए अपना सब कुछ निछावर करते हैं, उन वीर जवानों को सलूट है जो देश की रक्षा के लिए, देश के सम्मान के लिए। और मैं सचमुच भाग्यशाली हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है, जिन्होंने स्पष्ट नीति बनाई है। छेड़ोगे छोड़ेंगे नहीं, अंदर घुसकर जाकर मारेंगे। तो ये देश के बाहर की शक्तियों के लिए भी संकेत है, और देश के अंदर जो लोग हैं जिनकी मानसिकता राष्ट्र विरोधी, उनके लिए भी संकेत है। स्पष्ट संदेश है, जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, भारत के निर्दोष नागरिकों को मारेगा, वो कब्र में जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। बंगाल भी, अगला निशाना बंगाल। भाई साहब, पश्चिम बंगाल। आप देश की एकता, अखंडता, देश की प्रभुसत्ता हम सबको सिखाया गया, उससे ऊपर कुछ नहीं। नेशन फर्स्ट। हमने तो एक इंच शत्रु को आगे नहीं बढ़ने दिया है, चाहे वो कोई भी बॉर्डर हो। और भारत की सेना की ताकत, उसके शौर्य की गाथा आज तो पाकिस्तान में गाई जा रही है। हमने सिद्ध कर दिया ऑपरेशन सिंदूर में जी कि कराची हो या भावलपुर, भारत की मिसाइलों के निशाने पर हर आतंकी ठिकाना है, और जहां चाहेंगे वहां जाकर अंदर घुसकर मारेंगे। यही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की खूबसूरती है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत भी है जो इस तरह का संकेत दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करें। स्पष्टीकरण समझिए जी, फर्क समझिए जी। एक जमाना था कि दिल्ली के अंदर रेड कारपेट बिछता था यासीन मलिक के लिए, दिल्ली से अटैची जाते थे, देश के प्रधानमंत्री आतंकियों के साथ फोटो शूट करते थे,
और आज फोटो शूट नहीं होता है, भारत की वीर सेना शूट करती है, शूट करती है। बहुत बहुत ये फर्क शुक्रिया, है। बहुत बहुत एक अच्छा संकेत इंडिया न्यूज के मंच से एक अच्छा संकेत गया है। तरुण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इंडिया बहुत न्यूज के बहुत मंच पर आए, ITV नेटवर्क के परिवार से होकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला। और थोड़ा सा सर बस एक सेकंड ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.